कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल वगैरह, हम हिस्ट्री करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद हमें क्या पढ़ना है? महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? मैप देख लो थोड़ा बहुत। महाजनपद एक तरह से ऊपर ऊपर का बताऊं तो महाजनपद जो थे वो 16 थे, पर महाजनपद होता क्या है, ये आया कहां से, वो देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो थी ना हमारी, वैदिक सभ्यता से हमने पढ़ा था कि जन होते थे। ठीक है, तो जन मिलके जनपद बनते हैं, कुछ लोगों का समूह फिर एक जनपद बनाता है। ठीक है, अब वो जनपद जो है, अब समझ लो ये 2 जनपद है। अब ये चाहेगा कि मैं उधर वाले पे भी अपना कब्जा करना चाहूं, ये क्या करेगा? उधर वाले पे भी कब्जा कर लेगा उससे युद्ध वगैरह करके, तो वो क्या बन जाएगा? एक महाजनपद बन जाएगा। ठीक है, महाजनपद हम अभी के उसमें देखें तो एक राज्य से तुलना कर सकते हैं कि एक राज्य महाजनपद है। ठीक है, राज्य, या फिर हम अगर वर्ल्ड के उस पे देखें तो एक देश, हर एक देश महाजनपद के उस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आओ समझते हैं थोड़ा महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद का समय काल रहा है 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लगभग 400 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लगभग 400। इसका समय काल ना 600 से तो शुरू है, ठीक है, ये तो पता है, पर ये खत्म कहाँ पे है, ये कहीं अलग दिखेगा, कहीं अलग दिखेगा, तो मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए हम लगभग लगाते हैं। ठीक है, लगभग 400 ईसा पूर्व इसलिए कह रही हूँ, मतलब मोटा मोटा बता रही हूँ, 400 ईसा पूर्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि निश्चित है ही नहीं। तो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व महाजनपद रहा। कौन सा महाजनपद? 16 महाजनपद रहे हैं। ठीक है, महाजनपद को हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले ऐसे, ये क्या, पहले क्या होते थे? छोटे छोटे कबीले होते थे, है ना? कबीले, जैसे कि एक कोई क्षेत्र जहाँ पे बस कुछ लोगों का समूह, चंद लोगों का समूह, जहाँ जिसको हम कबीला कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? ग्राम। ठीक है, ग्राम आ गया हमारा। ग्राम के बाद क्या आया हमारा? जन। ठीक है, जन के बाद क्या आया? जनपद। फिर जनपद के बाद हमारा क्या आता है? महाजनपद। ठीक है, देखो भाई, अब इसको हम ना थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि महाजनपद होता क्या है। ठीक है, हमारा जो कबीला होता है, ठीक है, छोटे से समूह होते हैं, उसमें बहुत चंद लोग रहते हैं। फिर वहां से हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हमें ग्राम मिलता है, गांव टाइप का। ठीक है, फिर ग्राम से थोड़ा और आगे आएंगे तो हमें जन मिलेगा। ठीक है, जन मिलेगा। जन में जहाँ पे, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे इधर का ब्लॉक जो होता है, जैसे कि ब्लॉक कैसे कह सकते हैं, दिल्ली में जैसे कि हम मान ले करमपुरा है, करमपुरा में बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक हैं, एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक। ठीक है, वैसे ही जो जन है वो ब्लॉक मान सकते हैं, और जनपद जैसे करमपुरा, मोतीनगर, अलग अलग क्षेत्र। ठीक है, और महाजनपद में क्या आ जाएगा? हमारी दिल्ली, पूरा एक राज्य। महाजनपद को हम राज्य के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, महाजनपद को हम राज्य के तौर पे समझ सकते हैं। अब महाजनपद बना कैसे? तो महाजनपद का इस कारण बनता है कि जो जनपद में जो राजा वगैरह होते थे, वहां पे ना जनपद में ना लोहे का विस्तार होना शुरू हो गया। ठीक है, वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि लोहे वगैरह का थोड़ा विस्तार होना शुरू हो गया था, है ना? तो जब लोहे आने लगे, लोहे से हथियार बनने लगे, तो फिर उनकी कृषि में वृद्धि होने लगी। ठीक है, और फिर सैन्य बल भी उनका मजबूत होने लगा। जब सैन्य बल मजबूत होगा तो वो क्या करेंगे? दूसरे जनपद पे अपना आक्रमण शुरू कर देंगे, आक्रमण शुरू करेंगे, और फिर उस पर अपना दबदबा बना लेंगे, उसको भी अपने जनपद में शामिल कर लेंगे। अब जनपद तो इतना होता है, अब उनको इतना बड़ा बनना है, तो उसको नाम दे दिया कि ये महाजनपद हो गया अब हमारा। ठीक है, तो वही होता है महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद टोटल 16 होते हैं, ये देखो 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, ये ना मैंने लाइन वाइज नहीं लिखा, मतलब एक ट्रिक भी बताऊंगी इसको याद करने की। ठीक है, इसलिए मैंने वो ट्रिक के हिसाब से लिखा है। तो 16 महाजनपद में 4 महाजनपद ना बहुत महत्वपूर्ण थे, जो अपना दबदबा बनाना चाहते थे और महाजनपदों पे। ठीक है, 4 वो कौन से थे, वो वाले हाईलाइट करते हैं।
एक तो हमारा कौशल, ठीक है, ये वाला था, और दूसरा हमारा मगध। मगध के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तीसरा हमारा आ जाता है अवंती, ठीक है, और चौथा आता है हमारा वत्स्य, वत्स्य, सॉरी, वत्स्य, ठीक है। ये 4 महाजनपद ऐसे थे जिनपे एक विशेष शक्ति तो थी भाई, मानना पड़ेगा, इनपे एक विशेष शक्तिशाली महाजनपद थे ये, ठीक है। तो उसके कारण ना ये और जनपदों पे ना अपना, और महाजनपदों पे, सॉरी महाजनपद बोलना पड़ेगा, ये और महाजनपदों पे ना अपना दबदबा बनाना चाहते थे, ठीक है। तो जो इनमें से ये जो सारे हमारे ये जो 4 है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद थे उस टाइम पे, ठीक है। पर इन सबको हराने के, इन सबको मतलब हरा दिया किसने? मगध। मगध एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक है। कैसे, उसका आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले महाजनपद को ना मैप में देखते हैं कहाँ कैसे होते थे। ये देखो, हम देखेंगे कि ये कुरु, एक तो तुम्हें समझ में, ये रहा हमारा कुरु, ठीक है, पंचाल, कौशला, मल्ला, वज्जी, अंग, मगध, काशी, ठीक है, बहुत सारे, वत्स, शूरसेन, मत्स्य। हमारे ना 2 महाजनपद ना बाहर थे, ठीक है। 2 महाजनपद कहाँ थे? इंडिया से बाहर। उस टाइम पे तो भाई इंडिया वगैरह ऐसा मतलब एक राज्य, एक देश तो बना नहीं था, तो उस कारण जो हमारे 2 महाजनपद थे ना वो बाहर पाकिस्तान, एक गांधार और एक कम्बोज, ठीक है। कम्बोज और गांधार जो हमारा है, ये वाला और ये वाला, ये 2 जो महाजनपद थे वो बाहर थे। 3 महाजनपद हमारे कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में, ठीक है, बिहार, बच्ची, अंग, ठीक है, बच्ची, अंग और मगध, ठीक है। और 8 महाजनपद कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू, पांचाल, कौशल, ये काशी, मत्स्य, शूरसेन, ठीक है, मत्स्य। एक हमारा है अवंती। अवंती जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अचमक जो दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, इंडिया के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हमारे टोटल 16 महाजनपद थे। इसमें 500 में से देखो सब पे ना अलग अलग समयकाल बताएगा, कहीं भी मतलब कोई दूसरी वो देखोगे गूगल पे भी ना निश्चित टाइम नहीं बताएगा, कहीं 600 कहीं 500 ऐसे बताएगा, ठीक है। और खत्म होएगा टाइम तो ज्यादा निश्चित ही नहीं मिला है, ठीक है। तो समय काल में मत जाना, लगभग हर एक जगह आप कभी भी समय काल लिखो ना, मतलब पिछले उसका, तो हमेशा लगभग लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हमें निश्चित समय काल का भी नहीं पता होता है पिछले, चाहे जो भी मतलब वैदिक काल हो या महाजनपद हो, इनका भी निश्चित समय काल नहीं पता होता है, इसलिए हम लगभग लगाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे महाजनपद है, तो इसमें 16 टोटल महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा उभर के कौन सा महाजनपद आया? मगध, ठीक है। मगध एक ऐसा महाजनपद था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली व प्रभावशाली, शक्तिशाली और प्रभावशाली महाजनपद उभर के निकला। कौन? मगध। मगध के ना बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये नदी के किनारे भी था और इसलिए भी है। इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह जो राजधानी थी वो पहाड़ी से घिरी हुई थी, पहाड़ों से घिरी हुई राजधानी थी राजगृह, ठीक है। तो इसके कारण भी वहां पे जो पहाड़ थे, जो जंगल वगैरह थे, वहां पे हमें क्या मिले? हाथी मिले। हाथी जो युद्धों में वो यूज करने लगे, और मगध पहला ऐसा महाजनपद था जिसने हाथियों का यूज किया था युद्ध में, ठीक है। और यहाँ के जो राजा वगैरह थे वो भी बहुत प्रभावशाली, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महान राजा जो या शासक जिन्होंने शासन किया, मगध को बहुत बढ़ाने की कोशिश की। इसके कारण भी मगध बहुत ज्यादा उभर के निकला, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ, ठीक है। अब इसकी ट्रिक याद करने के, इधर बताते हो इसकी ट्रिक, रुको, इसको याद करने की ट्रिक। कौशल, देखो ऐसे याद कर सकते हो, कौशल, कुरु, काशी, कंबोज, ये 4 के से है, तो हम क्या लिखेंगे? K4, ठीक है। K4, K से
के से सारे का से हैं और 4 है, ठीक है, तो K4 कर सकते हैं। कौशल, कुरु, काशी, कंबोज। मगध, मगध में माँ 3 है, 3 माँ से शुरू हो रहे तो M3, ठीक है। अवंती, अंग, अस्मक, ये 3 है तो A3, ठीक है। ये 2 है तो V2। और ये गांधार, पांचाल, शूरसेन और चेंदी को हम कैसे याद कर सकते हैं? जीपीएससी, जीपीएससी वो वाला नहीं, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। जीपीएससी, गांधार, पांचाल, शूरसेन और चेंदी, ठीक है, ये था। तो इसको याद करने का ये ट्रिक है, आप मतलब याद कर सकते हो कि तुम्हें 16 अगर महाजनपद याद करने हैं तो उसके लिए ये ट्रिक है, और ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। 4K से क्या हो जाएगा? कौशल, कंबोज, कुरु, काशी। M3 से क्या हो जाएगा? मगध, मत्स्य और मल, ठीक है। A3 से अवंती, अंग और अस्मक। V2 से वत्स्य और वज्जी, गांधार, पांचाल, शूरसेन, चेदी। जीपीएससी से, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है, ये आप यूज कर सकते हो। आपके पास और भी ट्रिक्स है वो लगा लो, है ना। ये ट्रिक्स लेकिन अच्छी है, याद करने के लिए बेस्ट है। तो ये हमारे 16 महाजनपद के बारे में हमने जाना कि जो हमारा कौशल, हमने देखा कि कौशल, कुरु, काशी, कंबोज, मगध वगैरह कहाँ है, ठीक है। मगध जो 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में थे। कौन से थे? एक तो मगध था, ठीक है, वज्जी, ठीक है, और अंग, ठीक है। 3 महाजनपद जो बिहार में थे। और मगध को तो भाई बहुत याद करना पड़ेगा क्योंकि मगध एक ऐसा महाजनपद था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरा है, ठीक है। और मगध के बारे में इसके कारण देखते हैं। एक तो लोहे का औजार, ठीक है, लोहे का उत्पादन हुआ, मतलब लोहा आया तो उससे इन्होंने औजार बनाना शुरू किया। औजार बनाना इन्होंने जब शुरू कर दिया तो उससे इनकी कृषि में वृद्धि हुई, ठीक है। खेत वगैरह जोतने के लिए औजार बना लिया कि एकदम बढ़िया वो चले। गाय उसके पीछे जो और लगे नहीं होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो गाय के पीछे लगा होता है उसको क्या कहते हैं? गाय के पीछे जब वो जोतते हैं तो हल, हल हल होता है, ठीक है। लोहे का औजार जैसे बनाया, फिर हल वगैरह यूज, हल बनाना शुरू कर दिया, उसमें खेती में यूज होने लगा। और तलवारें वगैरह बनानी शुरू कर दी होगी तो उससे मतलब एकदम खत्म करने की सोच रखी थी पूरे जनपदों को, फिर हमारा शासन चलेगा, मगध वालों ने ये सोचा था, ठीक है। तो मगध का महाजनपद शक्तिशाली बनने का ये भी एक कारण था, ठीक है। एक और था कि यहाँ के ना जो हमारे ये राजगृह है, राजगृह, इसकी राजधानी थी मगध की, ठीक है, याद रखना। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो राजगृह क्या था? पहाड़ियों से, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था तो बहुत कम ही होता है कि जब हम पहाड़ी के चारों ओर घिरे हुए हैं तो कोई हम पे आक्रमण कर पाए, कोई आक्रमण भी नहीं कर पाएगा। और ये इनके पास पहाड़ी है तो पहाड़ों में क्या होता है? जंगल, जंगल में क्या होगा? हाथी इनको मिली, हाथी के कारण, हाथियों के कारण भी इन्होंने, सैन्य इनका बल अच्छा हुआ। राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था, ठीक है। और एक ये भी था कि यहाँ के जो शासक थे, शासक, ठीक है, शासक जो थे, कौन था शासक? बिंबिसार, बिंबिसार, अजात शत्रु, शत्रु। अभी याद पता है बिंबिसार और अजात शत्रु के बारे में पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, अभी बताती हूँ उनके बारे में। अजात शत्रु और एक महापद्मा नंद, इनका योगदान भी बहुत रहा है। ये जो शासक थे इन्होंने ना मगध को बढ़ाने के लिए ना बहुत सारे बलिदान, बहुत कष्ट उठाया है, ठीक है। और उसके बाद इन्हें मगध इतना बड़ा और इतना विशाल मिला है, ठीक है। मगध इत्तू सा था और इत्तू सा इतना बड़ा हो जाता है, उसके उसमें उनका बहुत, भाई इन्होंने बहुत मेहनत की होगी तभी ऐसा मिला है, ठीक है। एक और भी आ जाता है, हाथ, जंगल
से हाथियां मिलना, ठीक है। और आता है, अभी हाथियों का बताया था कि वो सैनिक उसमें यूज करते थे, अगर युद्ध वगैरह करते थे तो हाथियों का भी प्रयोग करते थे, और मगध एक ऐसा पहला राज्य था जिसने हाथियों का प्रयोग किया था, ठीक है, उसके लड़ने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए। और तीसरा आ जाता है नदियां। नदियां तो भाई महत्वपूर्ण है ही, नदियां जैसे कि गंगा, और ये ब्रह्मपुत्र, हाँ, जो हमारी ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी, और वहां पे और सोन नदी भी शायद, हाँ, सोन नदी और गंगा नदी मगध की उधर से जाती थी। तो वहां पे उनको जब कृषि होता था तो सिंचाई, पानी के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता था, तो उनका भी मतलब उपजाऊ मिट्टी भी होती थी, और पानी अच्छा आता था तो और अच्छी उनका उत्पादन होता था, ठीक है। उसमें भी वो, और इसलिए और वो महाजनपद अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। और इसमें हमें कर सकते हैं कि एक था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ना वो, पाटलिपुत्र जो था हमारा मगध का एक हिस्सा था, ठीक है। तो वहां से ना पाटलिपुत्र, जो पटना, जिस पटना, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहते थे, ठीक है, इतना समझ लो। तो जो पाटलिपुत्र था वो गंगा नदी के किनारे था, और भाई जो गंगा नदी है ना, कोई भी को अभी भी कोई भी पटना भी जाना चाहेगा ना तो बिना नदी पार किए नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो तो बहुत ज्यादा शक्ति, मतलब कभी भी कोई भी वो आएगा, जैसे कोई युद्ध करने के लिए भी आएगा पाटलिपुत्र की तरफ, तो वो नाव वगैरह से भी आएगा ना, तो फिर उसको तो ऐसे ही डुबा दिया जाएगा, ले बम फेंक फेंक के, है ना। तो इसीलिए ना, तो पाटलिपुत्र जो गंगा नदी के किनारे थी, तो उसका भी उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ नदी की वजह से भी, ठीक है। और देखेंगे जो हमारे इसके शासक थे, अरे यार कहाँ गया, समय काल देखते हैं यार इनका, राजवंश, अरे हाँ यार ये भी बताती हूँ तुम्हें, जो हमारा देखेंगे कुछ राजवंश थे जिनका समय काल ऐसे रहा है, ठीक है। हर एक राजवंश का पहले देखते हैं, बिंबिसार और उनके अजातशत्रु के बारे में बताती हूँ पहले। जो हमारा हर्यक वंश है उसका संस्थापक कौन था? संस्थापक वो कौन था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बारे में क्या ही बताऊं, बिंबिसार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मगध को बढ़ाने के लिए ना शादी पे शादी की है। मतलब उसका एक, हम कह सकते हैं उसकी ना एक, मगध को बढ़ाने के लिए ना एक ऐसा वो था जिसको कहते हैं मात्र गठबंधन, है ना, मात्र गठबंधन। उसमें वो शादी करता है, वो बुढ़े होने तक शादी करता है, और वो मतलब उसने ना एक प्रसन्नजीत की बहन के साथ शादी की थी, जो कि अवंतिका था, अवंतिका था प्रसन्नजीत, एक मिनट, बिंबिसार, भैया यहाँ से, ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार ने अपनी ना एक ऐसी वो बनाई थी जिससे वो शादी कर, मतलब उसने ये बनाया था कि अगर हमें मगध को बढ़ाना है तो मैं शादी करके बढ़ाऊंगा। जैसे उसने कौशला देवी से शादी की, प्रसन्नजीत की बहन थी, तो प्रसन्नजीत ने उसको दहेज में पता क्या दिया? पूरा काशी, महाजनपद था ना काशी, देखो काशी, काशी कहाँ गया हमारा काशी, ये रहा काशी, मगध के बगल ही है काशी। तो मगध को ये पूरा काशी मिल गया भाई, मगध के लिए आराम हो गया। उसने यही वो अपनाई थी, वो शादी पे शादी करता था, तो मगध और काशी मिल गया। तो जो हमारा वो था प्रसन्नजीत, उसने काशी दे दिया इसको, तो उस कौशला देवी से इसने शादी की। फिर इसने दूसरी भी शादी की चेल्लना से, और चेल्लना से की तो उससे उत्तरी दक्षिण की तरफ जो भी, मतलब उसका उत्तरी राज्यों की तरफ जो था वो और अच्छा संबंध बनने लगा, ठीक है। उसके चक्कर में ना इसने ना शादी भी की और इसने ना युद्ध भी किए थे। और इसका ना जो बिंबिसार था, एक वज्जी, इधर देखो यार, इस पे ही समझाते तुम्हें, वज्जी है ना, वज्जी,
वर्जी जिसको कहते हैं, वर्जी की वो थी हमारी वैशाली, ये रही वैशाली, ये देखो यहाँ दिख रही है, पता नहीं तुम्हें, वैशाली। वर्जी की क्या थी, राजधानी थी वैशाली। तो उस वैशाली को पाने के लिए ना इसने बहुत लड़ाई की, मतलब इसने युद्ध कर रखा था। जो यहाँ का बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार ने युद्ध कर रखा था वर्जी को पाने के लिए, और इसने शादी पे शादी की। इसने अपने बेटे पे ध्यान ही नहीं दिया भाई। अब बेटा बड़ा हो गया, अब बेटा भी वैसा था। अब बेटा कह रहा है पिताजी शादी करा दो, पिताजी शादी करा दो। पिताजी खुद शादी करने से फुर्सत मिलेगी तब वो शादी कराएंगे ना। अब बेटा भी कहीं जा रहा है रिलेशनशिप के लिए भी, तो लड़की कह रही अबे जाओ तुम, तुम्हारा बाप शादी पे शादी करे जा रहा है, तुम्हें एक वो भी नहीं बना रहा, राजा भी नहीं बना रहा, तुम राजा के उसके आ गए हो, तुम्हें राजा भी नहीं बना रहा। तो ये क्या करता है, इसका बेटा, इसके बेटे का नाम होता है, बिंबिसार के बेटे का नाम होता है अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो ये क्या करता है, ये अपने बाप को मार देता है, ठीक है। कहता है कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं शादी भी करूंगा और मैं पूरे मगध पे अपना राज्य करूंगा, ठीक है। ये क्या करता है, अपने बाप को मार देता है, सत्ता के लिए, पावर के लिए अपने बाप को ये मार देता है, ठीक है, सत्ता पाने के लिए। तो अजात शत्रु मार देता है। फिर ये पता है क्या करता है अजात शत्रु, ये वैशाली को 6 वर्षों से लड़ता है, 6 या 16 वर्षों से, 16 वर्षों से वैशाली पे युद्ध करता है। बाद में क्या होता है कि ये 16 वर्षों बाद, 16 वर्षों तक युद्ध, कहा, वैशाली के लिए, ठीक है, वैशाली के लिए ये युद्ध करता है 16 वर्षों तक, और इसको बाद में वैशाली मिल जाती है, ठीक है, बाद में वैशाली इसको मिल जाती है। और इसने बहुत सारे इसने भी शादियां की, ठीक है। फिर ये भी ध्यान नहीं देता था अपने बेटे पे, सेम वैसे ही करता था। फिर इसके बेटे उदयन ने क्या किया, उठा और अपने बाप को मार दिया सेम वही। पर उदयन जो था, इसका भी बेटा था, इसका भी बेटा था उदयन, उदयन, ठीक है। उदयन जो था ये भी शासन करना चाहता था, पर इसका बाप भी इस पे ध्यान नहीं देता था। कहता जो दादा करेंगे, जो दादा के साथ किया हम भी वही तुम्हारे साथ कर देंगे मार दिया अपने बेटे को इसने भी, ठीक है। अब इसने अपने बेटे को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, सॉरी, अपने बाप को मार दिया बेटे ने। अब फिर ये राज करने लगता है उदयन भी, ठीक है। कहा, मगध में। कहा राज करता है, मगध। तो मगध में ना ऐसे शक्तिशाली राजा आए जो जिन्होंने बहुत सारा, मतलब वो दिया, बलिदान क्या दिया, इन्होंने शादियां ही की है, पर शादी के चक्कर में इन्होंने बहुत सारी संपत्ति ली है, दहेज के तौर पे भी ली है, जैसे काशी लिया, और इन्होंने लड़ा भी, जैसे वैशाली के लिए अजातशत्रु ने 16 वर्ष तक लड़ा, ठीक है। तो उदयन भी आया, उदयन ने भी क्या कहते हैं, अच्छा शासन किया। उदयन के बाद आया इसका बेटा, ठीक है, उदयन के बाद इसका बेटा आया, जो कि, पर उदयन ने ना, उदयन को उसने मारा नहीं, क्योंकि उदयन पहले से समझ गया था कि मैं जैसा मेरे साथ में, मैं अपने बेटे के साथ वैसा नहीं होने दूंगा, ठीक है, मैं इसको पहले ही बना दूंगा राजा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को दे दी। पर इसका बेटा नालायक, वो सारी चीजें क्या करता था, वो सारी चीजें किसको देता था, वो सारी चीजें अपने सेनापति, ठीक है, सेनापति भाई। अब वो कहाँ तक करेगा, वो कहता है साले इसको मार ही देते हैं। फिर उसको, जो उसका बेटा था, उसको जनता ने हटा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश यहाँ बताऊं क्या, अरे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या हो रहा है। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश आता है, तो इसके राजा होते हैं शिशुनाग, ठीक है। इसके राजा कौन होते हैं, मतलब उनके नाम पे रखा गया। तो इसके संस्थापक कौन होता है, शिशुनाग, संस्थापक शिशुनाग। संस्थापक शिशुनाग, ठीक है। तो शिशुनाग का संस्थापक शिशुनाग, ठीक है। अब ये भी मगध का ही वो था,
सिर्फ हम वो देख रहे हैं कि किसका राजवंश कैसे आया, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन चला। ठीक है, जैसे हर्यक वंश में 4 राजा आए थे। अरे यार पेज पे पेज ले रही हूँ मैं। हसीन मसुक शाह, हाँ ठीक है। शुंग वंश वही है, सातवाहन। ओ, पहले बताए होते। आपको एक बार अब डिस्कस करना पड़ेगा मुझे जो पढ़ाना है। देखो जैसे इसको याद करने के हसीन, ये ट्रिक उसने बताई थी, खान सर ने ना शायद, उन्होंने बताई थी ना, मैंने भी देखा था। पर शिशुनाग, हाँ अब शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवंती को अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, उस पर इन्होंने युद्ध किया और जैसे ही युद्ध करने के बाद जो भी होता है कि उस पर फिर अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, तो उसके बाद इनका बेटा आता है कालाशोक। थोड़ा थोड़ा बस बेसिक बेसिक जान देते हैं। ठीक है, कालाशोक, जल्दी जल्दी। कालाशोक, कालाशोक जो था वो क्या करता है, वो कहता है कि अब हमारा जो मगध है, इतना सा तो है नहीं, अब मगध पूरा अवंती वगैरह सब लेके चल रहा है, तो हमें ना इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र कर देता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर इसके बाद इसका बेटा आता है, इसके बेटे का क्या नाम होता है, नंदी वर्मन। इसका बेटा आता है कालाशोक, जिसका नाम होता है नंदी वर्मन। फिर ये क्या करता है, ये दोबारा से राजगृह को राजधानी बना देता है। ठीक है, राजगृह को दोबारा से राजधानी बना देता है। ऐसे ही हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बाद हमारा कौन सा था, नंदवंश। नंदवंश में महापद्मानंद थे। ठीक है, महापद्मानंद थे और धनानंद थे। महापद्मानंद और धनानंद दो ही थे इसके सर, वो इधर लिख देती हूँ, महापद्मा, यार उधर ही बता देती हूँ फिर यहाँ। इसका कौन कौन था, महापद्मानंद, नंद और धनानंद। इन्होंने भी भाई योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने भी मगध को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए होंगे। और अब हम देखेंगे कि जो हमारा मगध है, कौन सा देखें, ये वाला देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ देखो यार, ये जो मगध है, मगध, मगध नहीं, महाजनपद जो है, सॉरी, महाजनपद जो है, महाजनपद को भी हम दो तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, महाजनपद को हम दो तरह से पढ़ते हैं। अरे यार, ये छोटा क्यों ना हो रहा। हाँ, पीछे की कारतूस से दिख रही है भाई। इधर देखो, महाजनपद को हम दो तरह से पढ़ते हैं यार, इरेज करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अल्लाह, इतना छोटा सा क्यों आ रहा है भाई, इरेजर ले तो रखा है। पता नहीं कैसे आप करते हो इस पे इरेज, होता ही नहीं है हमसे। महाजनपद दो प्रकार के होते हैं, महाजनपद राजतंत्र और गणतंत्र।
राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी शुरू शुरू में, अभी समझ लो। जो महाजनपद होता है वो दो प्रकार का होता है, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जिसमें राजा के द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसपे राजा का शासन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, राजा द्वारा लिया गया निर्णय। ठीक है। और जो गणतंत्र होता है जिसमें हमारी राज्य, जो हमारा राजा होता है उसकी एक सभा होती है, सभा जिसको हम असेंबली कह सकते हैं, जिसको हम संघ या गण कहते हैं। ठीक है, गण कहा जा सकता है। और वो सभा मिलके जो निर्णय लेती है वो होता है गणतंत्रीय। ठीक है, तो इसमें तो हमारा क्या आ जाता है, मगध वगैरह आ जाता है, किसमें, राजतंत्र में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राजा का शासन होता था। लेकिन गणतंत्र में कौन आता है, वज्जी और मल। ठीक है, मल। तो ये जो महाजनपद था ये दो प्रकार का था। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर नेक्स्ट उस पे। महाजनपद टोटल 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, 16 महाजनपद को याद करने की ट्रिक है K4 M3 A3 V2 GPSC। ठीक है, GPSC। ठीक है, इन सब महाजनपदों में सबसे चार महाजनपद जो बहुत शक्तिशाली थे, कौशल, मगध, अवंती और वत्स। और इन चारों में से जो सबसे ज्यादा उभर के आया वो मगध था। ठीक है, मगध का कारण क्या था इतना उभर के आने का, तो इसका कारण यही था कि यहाँ पे लोहे का औजार वगैरह अच्छा होता था, जिसकी वजह से खेती वगैरह अच्छी हो जाती थी। जो राजगृह था, जो उनका राजधानी थी, वो चारों तरफ से घिरी हुई थी। जो शासक था जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। इन्होंने काशी, अवंती, ठीक है, इन सबको अपने मगध में शामिल किया, जिसकी वजह से मगध बहुत विशाल महाजनपद के रूप में उभरा। जंगल में हाथियां मिलती थी, जिसके कारण क्या होता था, जिसके कारण उसको हम युद्ध के लिए ले जा सकते थे। ठीक है, और पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने हाथियों का प्रयोग किया था युद्ध के लिए। ठीक है, सैन्य बल के लिए। नदियां जैसे गंगा नदी जो कि पाटलिपुत्र के किनारे थी, तो वहां से वो जो हमारी उपजाऊ मिट्टी वगैरह भी उपजाऊ थी, और उसके कारण भी हुआ। और सिंचाई के लिए पानी हमारे गंगा नदी से आता था, तो वहां की फसल वगैरह उपजाऊ होती थी, जिसकी वजह से हम जो हमारी फसलें होती थी उसको हम अनाज को एकत्रित कर सकते थे। एकत्रित करने के बाद भी जो राजा था, खाने के बाद भी वो अनाज को एकत्रित कर सकता था, कर सकता था, बहुत सारा रख सकता था, जो कि वो बाद में भी यूज कर सकता था। ठीक है, तो इसके कारण भी मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना। और एक चीज और थी मगध में ना किसी प्रकार की जैसे निचली जाति वगैरह नहीं मानी जाती थी। ठीक है, कोई सारे मतलब निचली जाति, कोई जाति पाति या कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। उसके कारण भी मगध बहुत ज्यादा उभरा, क्योंकि अगर वो मानते तो फिर मतलब राजा वगैरह का थोड़ा वो हो जाता ना, तो वो छोटे से छोटे राजा को भी उतना मान सम्मान देते थे और उनको अपने उसमें शामिल करने के लिए भी बुलाते थे। ठीक है, तो ये मगध का शक्तिशाली बनने का कारण और प्रभावशाली बनने का कारण यही था। और देखेंगे समय काल ये रहा। राजवंश मतलब हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। इसको याद करने का तरीका बताया ये रहा भैया ने। ठीक है, हसीन, माशूक, शाह। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शूक से शुंग, का से कर्ण, सा से सातवाहन। ठीक है, ये हम याद कर सकते हैं मगध के जो हमारे वो रहे हैं राजवंश कैसे आए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।